नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। बेंगलुरु में मिला ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का पहला मामला। एनआईवी भेजे गए सैंपल। चीन में बढ़ रहे हैं एचएमपीवी के मामले। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की यूडीआईएससी रिपोर्ट्स। स्कूल एनरोलमेंट में दर्ज की गई है कमी। स्कूली शिक्षा से संबंधित डेटाबेस है यूडीआईएससी प्लस। और यूएसए के सिक्योरिटी एडवाइजर आए भारत और यूएसए के संबंधों को किया गया रिव्यू। आईसीईटी पहल पर भी हुई चर्चा। आइए शुरू करें सबसे बड़ी खबर से। बेंगलुरु में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी का पहला मामला सामने आया है और ये मामला बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 महीने के एक बेबी में दर्ज किया गया। कर्नाटक के स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस टेस्ट की पुष्टि कर दी है। इसके बाद कर्नाटक में एक और मामला दर्ज किया गया। देश में एचएमपीवी का तीसरा मामला अहमदाबाद में दर्ज किया गया। हालांकि इसके सैंपल्स को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी एनआईवी पुणे को भेजा गया है, जिससे इस वायरस का स्ट्रेन और अन्य जानकारी हासिल हो सके। देखिए, इस बात पर इसलिए ज़्यादा चिंता की जा रही है क्योंकि इन दिनों चीन में एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस और रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस के कई मामले देखे जा रहे हैं। हालांकि इस पर कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चीन में फैले एचएमपीवी वायरस के स्ट्रेन का डेटा अभी उपलब्ध नहीं, तो ये दावा नहीं किया जा सकता कि बेंगलुरु में दर्ज किया गया मामला चीन जैसा ही है। आइए एक बार एचएमपीवी के बारे में समझ लेते हैं। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी एक रेस्पिरेटरी वायरस है। यह आमतौर पर फ्लू जैसे लक्षण दिखाता है। यह वायरस सर्दियों में सबसे ज़्यादा होता है। यह संक्रमित व्यक्तियों या दूषित सरफेस के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, गले में खराश, रनी नोज और कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ शामिल है। इसमें बहुत छोटे बच्चे, बुजुर्ग या कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस जैसी अधिक गंभीर श्वसन स्थितियों का अनुभव कर सकते हैं। एचएमपीवी अन्य रेस्पिरेटरी वायरस जैसे आरएसवी, मीजल्स और मम्प्स की तरह ही हैं, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई एंटीवायरल उपचार उपलब्ध है। अधिकांश लोग आराम और हाइड्रेशन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन ने एचएमपीवी को बच्चों में होने वाले एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का एक बड़ा कारण माना है। इस वायरस की खोज सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने की थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वायरस को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस वायरस को लेकर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन्हें सावधानी बरतनी होगी। शिक्षा मंत्रालय ने 2 यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट्स जारी की। ये रिपोर्ट 2 वित्त वर्षों 2022-23 और 2023-24 के लिए जारी की गई हैं। यूडीआईएसई प्लस स्कूली शिक्षा से संबंधित एक डेटाबेस है जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी लेवल तक का डेटा मौजूद रहता है। इस प्लेटफॉर्म पर राज्यों के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म स्कूल नामांकन, बुनियादी ढांचे और शिक्षकों जैसे मापदंडों के डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। यूडीआईएसई को 2012-13 में शुरू किया गया था। तब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के तहत था। साल 2018-19 से इसे यूडीआईएसई प्लस कहा जाता है। तब से ये सीधे शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में काम करता है। पीएम पोषण, समग्र शिक्षा और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के लिए फंड एलोकेशन करते समय ये डेटा महत्वपूर्ण होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर के स्कूलों में एनरोलमेंट 2018-19 से 2021-22 तक 26 करोड़ से ऊपर रहा है। केवल कोविड के दौरान इसमें कमी दर्ज की गई थी, लेकिन ये आंकड़ा 2022-23 में गिरकर 25.17 करोड़ हो गया। 2023-24 में और गिरकर 24.8 करोड़ के करीब पहुंच गया है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल एनरोलमेंट में दर्ज की गई कमी को लेकर कुछ बातें साफ की हैं, जिससे ये पता चलता है कि दरअसल ये कमी कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, 2021-22 तक जो डेटा कलेक्ट किया जाता था उसमें क्लास वाइज कितने स्टूडेंट हैं और उसमें कितने छात्र और कितने छात्राएं हैं, ये जानकारी होती थी। लेकिन 2022-23 से ये डेटा बहुत स्पेसिफिक है। इसमें हर बच्चे का नाम, एड्रेस, आधार नंबर, पेरेंट्स का नाम जैसी सभी जानकारियां मेंशन की जाती हैं, जिससे जो घोस्ट स्टूडेंट्स हैं वे बाहर हो गए। घोस्ट स्टूडेंट से क्या मतलब है? ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूल में करते हैं लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के चलते सरकारी स्कूल में अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। इस तरीके से सबसे ज़्यादा स्कूल एनरोलमेंट में गिरावट बिहार और उसके बाद यूपी में दर्ज की गई है। जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई उन्हें डेटा को वेरीफाई करने के लिए कहा गया है।
अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान, SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा, डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। यूएस की सत्ता पर डोनाल्ड ट्रंप काबिज होने वाले हैं। नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। जनवरी 2025 में वे शपथ ग्रहण करेंगे। उससे चंद हफ्ते पहले यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA जैक सुलिवान भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की और इस दौरान भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। जो बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत और यूएसए के संबंधों के लिए किए गए प्रयासों को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण पहल रही यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसे ICET कहते हैं। इस पहल को मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और रक्षा नवाचार जैसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच अधिक सहयोग स्थापित करना है। जो बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में भी काफी वृद्धि हुई। अक्टूबर 2024 में भारत ने यूएसए के साथ प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का भी एक समझौता किया था। ये ड्रोन्स लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, तकरीबन 40 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इनकी इन्हीं क्षमताओं के चलते इन्हें हंटर किलर भी कहा जाता है। इन ड्रोन्स में मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स, नेविगेशन सिस्टम और मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम जैसे इक्विपमेंट लगे होते हैं। ये ड्रोन्स भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए कई लिहाज से बेहद अहम बताए जा रहे हैं। एक तो इनसे भारत की मॉनिटरिंग क्षमताओं में वृद्धि हो जाएगी, खासकर चीन के साथ सीमा पर और हिंद महासागर क्षेत्र में। चीन हिंद महासागर में भी विस्तार कर रहा है, आपको पता है। ये ड्रोन भारत के समुद्री क्षेत्रों को व्यापक रूप से कवर कर सकेंगे क्योंकि ये पूरे दिन आकाश में बने रहने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि यूएसए की राजनीति में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद बहुत अहम है। NSA के पास देश की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी कई जिम्मेदारियां होती हैं। यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल वॉल्ट्ज को इस पद के लिए चुना है। 6 जनवरी को BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर BIS की तरफ से कहा गया कि गुणवत्ता केवल एक पैमाना भर नहीं है बल्कि ये कमिटमेंट है और जीवन जीने का तरीका है। यह विश्वास की बुनियाद रखने का काम करती है। BIS को BIS एक्ट 1986 के तहत गठित किया गया था। इसे 1947 में गठित इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के काम सौंपे गए थे। वर्तमान में BIS एक्ट 2016 के प्रावधानों के तहत काम करता है। इसका मकसद वस्तुओं का मानकीकरण और गुणवत्ता का सर्टिफिकेशन करना है। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। BIS का मुख्य काम है देश में उत्पादित होने वाले उत्पादों में क्वालिटी को मेंटेन कराना। इसके लिए यह संस्था QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जैसे रेगुलेटरी मेजर्स तय करती है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता कुछ मानकों पर सुनिश्चित की जाती है। इनके जरिए देश में घटिया क्वालिटी के आयात पर भी रोक लगाई जाती है। इनके जरिए तय किया जाता है कि ग्राहकों तक पहुंचने वाला सामान गुणवत्ता वाला हो। यदि QCOs स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और भ्रामक व्यापार प्रथाओं या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए हों तो उन्हें विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में चुनौती नहीं दी जा सकती। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन उन देशों को कहा जाता है जहां अन्य देशों की तुलना में बहुत कम कर लगता है। ये देश विदेशी नागरिकों, निवेशकों, उद्यमियों को वह सुविधा प्रदान करते हैं कि वे उस देश में रहकर जो व्यवसाय या निवेश करेंगे या वहां किसी उद्यम की स्थापना करेंगे तो उस पर उन्हें टैक्स नहीं देना होगा या टैक्स की दरें बहुत ही कम होंगी। ऐसे देश टैक्स में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते, न ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी को साझा करते हैं। ये देश उन लोगों के लिए स्वर्ग यानी हेवन के समान है
जो अपने देश से टैक्स चोरी करके पैसे इन देशों में जमा करते हैं। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन। यह अब तक फिरोजपुर डिवीजन में आता था, जो उत्तर रेलवे जोन का हिस्सा है। अब से इसे जम्मू डिवीजन कहा जाएगा और यह देश का 69वां डिवीजन होगा। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और रोजगार, अवसंरचना विकास, पर्यटन और सामाजिक आर्थिक उन्नति में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे। अभी तक भारतीय रेलवे देश भर में 17 जोन और 68 डिवीजनों का संचालन कर रहा था। अमेरिका में रैबिट फीवर के दर्ज मामलों में वृद्धि देखी गई। रैबिट फीवर एक दुर्लभ और जानलेवा संक्रामक बीमारी है। यह एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है और खासतौर पर 5 से 9 साल के बच्चों, बुजुर्गों को प्रभावित करती है। रैबिट फीवर संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा रैबिट फीवर दूषित पानी पीने से, हवा में मौजूद कणों या कृषि व लैंडस्केपिंग धूल से भी हो सकता है। इसके लक्षणों में बुखार, आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश और मुंह में जख्म आदि शामिल हैं। फिलहाल इसका इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जाता है, लेकिन अभी इस बीमारी के लिए कोई विशेष वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। नागपुर के बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क में बर्ड फ्लू के कारण 3 बाघ और 1 तेंदुए की मौत हो गई। यह घटना इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा पहली बार है जब भारत में H5N1 वायरस ने कैप्टिव यानी संरक्षित वन्य जीवों को प्रभावित किया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अन्य चिड़ियाघरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और सभी जानवरों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। H5N1 वायरस, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, पहली बार पोल्ट्री फार्म के पक्षियों में पाया गया था, लेकिन अब ये वायरस न केवल पक्षियों बल्कि 500 से अधिक वन्य जीव प्रजातियों और 70 से अधिक स्तनधारी प्रजातियों को भी संक्रमित कर चुका है। मोटे तौर पर कहें तो ये वायरस 5 महाद्वीपों के लगभग 108 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। बांग्लादेश सरकार ने 50 न्यायिक अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण लेने की अनुमति देने वाले गैजेट को रद्द कर दिया। यह कदम बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उठाया गया है। इस निर्णय से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। 30 दिसंबर 2024 को जारी गैजेट के अनुसार 50 न्यायिक अधिकारियों को 10 से 20 फरवरी 2025 के बीच भारत में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी गई थी। साथ ही ये भी उल्लेखित किया गया था कि भारत सरकार सभी खर्चों का वहन करेगी। बता दें कि यह कार्यक्रम 2017 में प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के दौरान हुए एक द्विपक्षीय समझौते के तहत था, जिसमें दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे और यह कार्यक्रम भी उसी का हिस्सा था। भारत में मेट्रो सिस्टम ने यात्रा को पूरी तरह से बदल दिया है। अब यह 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में और हर दिन करोड़ों लोग इसका उपयोग करते हैं। भारत अब दुनिया में तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क का घर बन चुका है और दूसरे स्थान पर पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर और दिल्ली मेट्रो के नए खंड शामिल हैं। इन परियोजनाओं से दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। भारत में मेट्रो प्रणाली की पहल 1969 में शुरू हुई थी, जब मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और भारत में पहली मेट्रो लाइन 1984 में कोलकाता में शुरू की गई थी, जो करीब 3.4 किलोमीटर लंबी थी। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? अगला प्रश्न है, रैबिट फीवर बीमारी के लिए जिम्मेदार है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका के तौर पर प्रसिद्ध हैं। फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका के तौर पर प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न था, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? 1972, 75, 1992 या फिर 2006? सही जवाब है 1992, यानी विकल्प सी। प्रोजेक्ट एलिफेंट को साल 1992 में शुरू किया गया था। तो आज न्यूज़ एट 9 में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।